हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल GJ7 ट्यूटोरियल्स पे। मैं मनीष, आपका टीचर, आपका दोस्त स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पे। तो आप देख सकते हैं कि आज हम क्लास 10th NIS की बुक से लेके आए हैं गृह विज्ञान। गृह विज्ञान जिसका सब्जेक्ट कोड है 216 पुस्तक है, हम पहली पुस्तक से हम लेके आए हैं पार्ट नंबर 6 पर्यावरण। तो चलिए हम सीधा पार्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों, तो देख सकते हैं पार्ट नंबर 6 है हमारा पर्यावरण। ठीक है, तो चलिए हम पार्ट पे चलते हैं सीधा। तो वायु, जल, भूमि, वनस्पति, पेड़ पौधे, पशु, मानव सब मिलकर पर्यावरण बनाते हैं। पर्यावरण क्या है? जो जितने भी हमारे आसपास की चीज़ें होती हैं सब पर्यावरण में आती है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है आपका? वायु, जल, भूमि, वनस्पति, पेड़ पौधे, पशु, मानव सब मिलकर पर्यावरण बनाते हैं। प्रकृति में इन सबकी मात्रा और इनकी रचना कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित है कि पृथ्वी पर एक संतुलनमय जीवन चलता रहे। किंतु आज इस संतुलन के भंग होने के कारण पर्यावरणीय प्रदूषण का संकट उपस्थित हो गया है। आपने पिछले कुछ वर्षों में देखा होगा कि जहाँ पहले पेड़ पौधे, खेत, जल स्रोत हुआ करते थे, वहाँ अब बड़े बड़े बंगले, मकान, उद्योग तथा मल्टीप्लेक्स बन गए हैं। मकानों के निर्माण के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है और सड़क पर वाहनों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। यदि आप अपने आसपास देखें तो वायु में धुआं और धूल ही नज़र आएगा, और ये दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त आपके सड़ रहे कूड़े कचरे की बदबू तथा ध्वनि के स्तर में अत्यधिक वृद्धि का सामना करना पड़ेगा। विशेष रूप से शहरों में वाहनों की ध्वनि सुनाई देती है। छोटे शहरों तथा गांवों में भी वाहनों की बढ़ती संख्या तथा अपशिष्ट पदार्थों के असुरक्षित निपटान के कारण पर्यावरण की स्थिति बदतर होती जा रही है। क्या आप जानते हैं कि इन सभी के कारण स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं व्यापक स्तर पर जन्म ले रही हैं? आप इन कारकों से किस प्रकार प्रभावित होते हैं और इस संबंध में आपका क्या कर सकते हैं? जी हाँ, आप अवश्य ही कुछ कर सकते हैं। इसके लिए केवल सृजनात्मक विचारधारा तथा इस समस्या के समाधान के लिए सुझावों का प्रस्तुत करने की जरूरत है। आइए इस पाठ में पर्यावरण प्रदूषण के निवारण से संबंधित ऐसे ही अनेक प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो इस पेज पे आपने पढ़ लिया पर्यावरण क्या है, और आप ये पढ़ के समझ गए होंगे कि कैसे पर्यावरण में जो प्रदूषण है उससे हम निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसमें कई सारे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए चैप्टर पे आगे चलते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे उद्देश्य लिखा हुआ है। इस पाठ के अध्ययन के पश्चात आप क्या क्या पढ़ेंगे? प्रदूषण और प्रदूषक को परिभाषित कर पाएंगे। इस पे भी क्वेश्चन भी आता है, प्रदूषण और प्रदूषक क्या होते हैं। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। प्रदूषण को उनके स्रोतों के आधार पर विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत कर पाएंगे। पर्यावरण तथा स्वास्थ्य पर प्रदूषण के प्रभाव का वर्णन कर पाएंगे और विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के नियंत्रण के उपाय सुझा पाएंगे। अपशिष्ट के निपटान की प्रक्रिया को समझ पाएंगे और अपशिष्ट निपटान के पर्यावरण के सहिष्णु योजना को स्वीकार कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रदूषण क्या है। आइए हम जानते हैं प्रदूषण क्या है। तो पर्यावरण में किसी पदार्थ की मात्रा का उसकी सामान्य मात्रा से अधिक हो जाना और इसके कारण पर्यावरण के दूषित हो जाना प्रदूषण कहलाता है। नदी का पानी प्रदूषित होता है और मानव उपभोग के लिए असुरक्षित हो जाता है। धुएं और धूल के कारण वायु प्रदूषित होती है। ये सभी तत्व वायु के प्रदूषित करते हैं और मनुष्य के लिए श्वास लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप जानते ही हैं कि वाहनों, फैक्ट्रियों तथा चिमनियों से धुआं निकलता है और यह धुआं वायु को प्रदूषित करती है। औद्योगिक, मानव तथा पशु अपशिष्टों को भी वातावरण तथा मृदा प्रदूषित होती है। इसके अतिरिक्त ध्वनि भी वातावरण को प्रदूषित करती है। तो हम समझ गए प्रदूषण क्या है। अब देखते हैं प्रदूषित क्या होते हैं। वे पदार्थ जिनके कारण प्रदूषण होता है उन्हें प्रदूषक कहते हैं। ठीक है, जो भी पदार्थ जिसके कारण प्रदूषण होता है उन्हें प्रदूषक कहते हैं, जो आपने इस टॉपिक में पढ़ा। इसे गलत स्थान पर या गलत समय पर गलत मात्रा के संघटक के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। एक प्रदूषक हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जब आप नदी में कपड़े धोते हैं या नहाते हैं तो आपके शरीर से निकला मैल तथा कपड़ों से निकला साबुन नदी के पानी को प्रदूषित कर देता है। ये तत्व पानी को गंदा कर देते हैं तथा इसे मनुष्य के पीने के लिए असुरक्षित बना देते हैं। क्या आप प्रदूषकों के कुछ और उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं? जी हाँ, आप सही हैं। धूल, मिट्टी, कचरा, रसायन तथा औद्योगिक अपशिष्ट आदि सभी प्रदूषकों के
उदाहरण है। क्या आप बता सकते हैं कि ये पदार्थ किस प्रकार प्रदूषण फैलाते हैं? ये प्रदूषण वायु, जल तथा मृदा को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार प्रदूषण का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। पहला है, आप देख सकते हैं, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। तो कौन कौन सा पढ़ा आपने? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। अब देखिए पाठगत प्रश्न में क्या रखा है कि निम्नलिखित पदार्थों से किस प्रकार का प्रदूषण होता है। सही विकल्प पर निशान लगाइए। जहाँ तक कि आवश्यक हो एक से अधिक विकल्प पर निशान लगा जा सकता है। वाहन से हमें क्या मिलेगा? वायु, जल और मृदा। तो हम वाहन का सीधा जानते हैं कि वायु से प्रदूषित होता है। उद्योग से वायु, जल, मृदा। तो उद्योग से तीनों चीज़ें होती हैं। धूल और मिट्टी से क्या होता है? वायु और मृदा प्रदूषण। ठीक है। रासायनिक अपशिष्ट से क्या होता है? जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और वायु प्रदूषण। नदी में कपड़ों को धोने से क्या होता है? जल प्रदूषण। सड़क पर कूड़ा डालने से क्या होगा? मृदा प्रदूषण। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम वायु प्रदूषण पे चलते हैं। सिमरन पिछले 1 वर्ष की लंबी अवधि से खांसी जुकाम से पीड़ित है। उसे सांस लेने से मुश्किल हो रही थी। चिकित्सक ने उसके जांच को और पाया कि उसे धुएं और धूल आदि के कारणों से दमा हो गया। सिमरन को धुएं और धूल से एलर्जी है। वह एक औद्योगिक क्षेत्र में भीड़भाड़ वाले इलाके में किराए के मकान में रहती है। चिकित्सा ने उसे सलाह दी है कि चिकित्सक ने उसे सलाह दी है कि वह इसे औद्योगिक क्षेत्र से निकलकर किसी साफ सुथरे तथा प्रदूषण रहित स्थान पर चली जाए। जैसे उसने चिकित्सक की सलाह मानी और वह अच्छे पर्यावरण वाले क्षेत्र में रहने चली गई, वैसे ही उसके स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन वायु का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। अभी जीव जीवन के लिए इसी पर निर्भर रहते हैं। मानव तथा जानवर श्वास लेते समय ऑक्सीजन का ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि क्या कर रहे हैं, पशुओं से और क्या जमीन से किस पे कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ों में जाती है और पेड़ जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और फिर ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो हम लोगों के सांस लेने के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है। तो हम आपने बचपन से सुना भी होगा कि हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, और पेड़ क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ताकि इसी से सृष्टि का बैलेंस बना रहता है। तो इसके आगे हम दिन के समय पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस प्रक्रिया से वायु में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के संगठन में संतुलन बना रहता है। अधिकांश समय विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में तथा इनके आसपास के क्षेत्रों में जिस वायु में श्वास हम लेते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के प्रदूषण विद्यमान होते हैं। ठीक है। अब वायु प्रदूषण के स्रोत देखते हैं हम क्या क्या है। तो मनुष्य को की विभिन्न गतिविधियों की जांच की जानी चाहिए, क्योंकि वे गतिविधियां ही वायु प्रदूषण का मुख्य कारण होती है। वह वायु प्रदूषण कई कारणों से हो सकता है, जैसे दहन। आप देखते हैं जहाँ पे आग जलता है उससे भी वायु में धुआं जाता है। कि दहन की प्रक्रिया, जिसको इंग्लिश में कंबशन भी कहते हैं। कंबशन में क्या होता है कि प्रक्रिया के कारण निकले हुए वाले धुएं से ताप, बिजली, घरों में कोयले के जलने से, वाहनों से पटाखों आदि के जलने से, जिसकी वजह से सरकार दिवाली पे मना करती है पटाखे ना जलाएं। फैक्ट्रियों से, विमानों के माध्यम से, कीटनाशकों तथा कृमिनाशकों के छिड़काव से। ठीक है। जो पेड़ों में फसल ना खाए इसके लिए कीटनाशक जो छिड़के जाते हैं उससे भी। और इन सबके निकलने वाले धुआं वातावरण के बड़े क्षेत्रों में जहरीले पदार्थों का फैल जाता है। विद्यालयों तथा स्प्रे पेंट विलायकों तथा स्प्रे पेंट के प्रयोगों से भी पर्यावरण प्रदूषित होता है। ये सभी स्रोत इतना अधिक धुआं उत्पन्न करते हैं कि इसके कारण श्वास लेना कठिन हो जाता है। धुआं हमारी आंखों को भी प्रभावित करता है और कई बार इसके कारण नेत्रहीन तत्व की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आप देखते हो कि जब पॉल्यूशन होता है तो आपको आंखों में जलन भी हो जाती है और इससे आप नेत्रहीन भी हो सकते हो। अब बताएं कि क्या आपको नहीं लगता है कि इस प्रदूषण का मुख्य दोषी मनुष्य स्वयं है? क्योंकि ये सब जो हमने पढ़ा वो सब किसके द्वारा फैलाया गया है? मनुष्य द्वारा। तो मनुष्य के अतिरिक्त कुछ अन्य प्राकृतिक स्रोत भी प्रदूषण को फैलाने में सहायक होते हैं। इनमें से ज्वालामुखियों से निकलने वाले गैस, जैसे जंगल की आग से उत्पन्न गैसों की, और धूल जो कि वायु के साथ फैल जाती है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि वायु प्रदूषण के स्रोत
पहला प्राकृतिक में हम देखेंगे तो ज्वालामुखी तथा दावानल, दहन में हम कह ले तो धुआं, औद्योगिक धुआं तथा जहरीली गैसें, कृषि संबंधी में कीटनाशक, दुर्गंध तथा कृमिनाशक, विलायक में स्प्रे पेंट तथा धुआं हो गया। अब हमने पढ़ा वायु प्रदूषण के स्रोत, अब हम पढ़ेंगे वायु प्रदूषण के प्रभाव। तो आप आइए अब आप वायु प्रदूषण के कुछ प्रभावों को भी अध्ययन करें। प्रदूषण के कारण पेड़ पौधों को सूर्य का प्रकाश कम मिलता है, जिसके कारण उनकी भोजन निर्माण की प्रक्रिया प्रभावित होती है। इसके कारण उनके पत्तियों के छिद्र बंद हो जाते हैं और पौधों को श्वसन प्रक्रिया रुक जाती है। आपने ये पहले ही पढ़ा है कि प्रदूषण मनुष्य के श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, क्योंकि आप जब प्रदूषण में रहते हैं तो आपको भी सांस लेने में दिक्कत आती है। तो आपने पढ़ लिया कि मनुष्य को श्वसन तंत्र पे प्रभावित करती है। इसके कारण मनुष्य को श्वसन नली, शोथ, दमा आदि जैसे रोग हो सकते हैं। कौन से हो सकते हैं? श्वास नली, शोथ या दमा। ठीक है। इस प्रदूषण के कारण त्वचा व नेत्र एलर्जी में भी हो जाती है, जैसे शरीर पर चकत्ते होना तथा आंखों को लाल होना सामान्य लक्षण है। प्रदूषण हमारे पर्यावरण को अत्यंत गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। आपने सुना होगा कि कई बार धुंध के कारण खराब दृश्यता होने की वजह से भी गंभीर दुर्घटनाएं हो जाती है। किंतु कई बार यह खराब दृश्यता वायु में धुएं तथा धूल जैसे प्रदूषकों की उपस्थिति, इसे घूम कोहरा भी कहते हैं, के कारण भी होती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कई, क्या आप जानते हैं में क्या लिखा हुआ है कि वर्ष 1990 से 91 के खाड़ी युद्ध के दौरान तेल के कुओं में लगी आग के कारण निकलने वाले धुएं के आसपास के तापमान पर स्तर अत्यधिक बढ़ गया था, जिसके कारण आसपास के व्यापक क्षेत्र में वनस्पति पूर्णतः नष्ट हो गई थी। खाली आसमान में नहीं, देखो वनस्पतियां भी यहाँ पे नष्ट हो गई थी और प्राकृतिक सुंदरता भी समाप्त हो गई थी। ठीक है। अब हम देखते हैं कि वायु प्रदूषण के प्रभाव क्या कहते हैं। मनुष्य पर क्या पड़ता है? आंखों में संक्रमण हो जाता है, श्वसन संबंध एलर्जी हो जाती है। पौधों पर क्या पड़ता है? खाद्य उत्पादन में कमी आ जाती है और तापमान में वृद्धि हो जाती है। पर्यावरण पर क्या पड़ता है? खराब दृश्यता, वनस्पति तथा प्राकृतिक सौंदर्य का नाश हो जाता है। अब हम देख सकते हैं कि वायु प्रदूषण का नियंत्रित करने के माध्यम, इसको अब हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। चलो प्रदूषण तो हो गया, तो अब इसका निवारण क्या है? तो वायु प्रदूषण से संबंधित नियंत्रण के उपायों के संबंध में विचार कीजिए। आप निम्नलिखित प्रकार से वायु प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। किस तरीके से, चलिए पढ़ते हैं। पहला, घर में धुआं रहित चूल्हे का उपयोग करें, जिससे ऐसा चूल्हा बनाए जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा धुआं ना निकले। धुएं को बाहर निकालने के लिए चूल्हे पर बड़ी चिमनी का प्रयोग करें। आजकल ज़्यादातर घरों में चिमनी का प्रयोग होता है। बायोगैस का प्रयोग करें, क्योंकि वह धुआं रहित ईंधन है। फिर है, घरों में सौर कुकर उपयोग करें, जिसमें सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग होता है। जैसे सोलर एनर्जी का आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। फैक्ट्रियों की चिमनियों में फिल्टर लगे होने चाहिए, ताकि धुएं में विद्यमान विषैल पदार्थ को चिमनियों के भीतर ही रह जाए और बाहर ना फैले। ठीक है। फिल्टर का क्या काम करता है कि गंध को रोक के वायु को पास कर देता है। फैक्ट्रियों को रिहायशी क्षेत्रों से दूर स्थित होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पे रहने वाली जगह पे फैक्ट्रियाँ नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है, वाहनों में ऐसे विशेष प्रकार के यंत्र लगे होने चाहिए जिनसे वाहनों से निकलने वाले प्रदूषक पदार्थों को मात्रा कम हो सके। ठीक है। फिर है, सीसा रहित पेट्रोल का उपयोग व सीएनजी का उपयोग अधिक करना चाहिए। ठीक है। कूड़े कचरे को जलाना नहीं चाहिए, इसका निपटान साफ सुथरे तरीके से करना चाहिए। संभव हो तो भूमि भराव तथा कूड़े का निपटान किया जाए। सड़कें पक्की होनी चाहिए तथा धूल ना उड़े और वातावरण में ना मिल सके। वृक्ष लगाने चाहिए और इनकी देखभाल करनी चाहिए, ताकि वे वायु को ताज़ा और शुद्ध रख सके। खेतों में वर्ष भर कोई ना कोई फसल उगाते रहना चाहिए, ताकि मृदा सुरक्षित रह सके। तो यहाँ तक दोस्तों हमने पढ़ा वायु प्रदूषण क्यों होता है और वायु प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं। आप अपनी भाषा में भी इसको लिख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पाठगत प्रश्न पूछे गए हैं कि निम्नलिखित कथन सही है या गलत। आंधी से वायु में धूल के कणों की मात्रा कम हो जाती है। फिल्टर युक्त ऊंची चिमनियां लगाने से वायु प्रदूषण कम होने में मदद मिलती है। आवासीय क्षेत्रों के आसपास फैक्ट्रियों की स्थापना करने से शहरों में वायु प्रदूषण कम हो जाता है। चूल्हे पर ऊंची चिमनी लगाने से वायु प्रदूषण कम हो जाता है। और वायु प्रदूषण के स्रोतों पर पता लगाने के लिए निम्नलिखित सुरक्षित अव्यवस्थित अक्षरों को व्यवस्थित करें। जैसे
कृषि। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं कलायवी। ठीक है, ये सब है। और दूसरा तीसरा क्वेश्चन है का निम्नलिखित प्रदूषण के कारण होने वाली वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय सुझाए। ठीक है, धुआं, विषैले गैस आदि। तो दोस्तों आज हम यहाँ तक रखेंगे ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में जल प्रदूषण और बाकी के प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो सके। तो आप लोगों को जो क्वेश्चन दिया गया है आप लोग खुद करके देखने की कोशिश करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जब मिलेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग पढ़ेंगे और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग सीखेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। और जो पहली बार आए हैं तो जिनको वीडियो पसंद आई हो वो लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथ आपके दोस्त भी इसको पढ़ सकें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे और आप लोग पढ़ते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिएगा। और आप लोग टेलीग्राम के माध्यम से, फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। और चैप्टर के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो पे एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।